Good morning, everyone. Today we will discuss an important topic from the chapter 1 of company law, that is separate legal entity, in which I will explain Solomon versus Solomon and Company Limited case, and will also discuss the concept of lifting the corporate veil. So let's start with the meaning of separate legal entity. आपको याद होगा पिछली वीडियो में जब मैंने आपको कंपनी के फीचर्स के बारे में बताया था, तो एक कंपनी का मेन फीचर था कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्योंकि ये डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, from its employees and many other persons which are linked with the company. So हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है एक इंडिविजुअल बॉडी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी करती है, बैंक अकाउंट भी ओपन हो सकता है कंपनी के नेम पे, साथ ही साथ इट कैन सू एंड कैन बी सूड बाय अदर। कोई ये केस भी कर सकती है दूसरी कंपनीज के ऊपर या किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भी, साथ ही साथ इसके कंपनी के नेम के या कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, मतलब कोई केस फाइल हो सकता है। साथ ही साथ एक कंपनी को पेनलाइज्ड भी किया जा सकता है अगर कंपनी ने कोई रूल तोड़ा है, कोई लॉ तोड़ा है। नेक्स्ट वन, हम ये भी कह सकते हैं लॉ की नज़रों में कंपनी और मेंबर दोनों ही पार्टीज, दोनों ही इंडिविजुअल्स, कंपनी और मेंबर्स जो हैं दोनों ही डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हम ये तो नहीं कहते कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। वी सेड हमेशा हम क्या अगर रिकॉग्नाइज करते हैं कंपनी के शेयर्स को या कंपनी के किन्हीं भी एक्टिविटीज़ को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो हम ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी के अकाउंट्स हैं। हम ये तो नहीं कहते, हम हमेशा ये कहते हैं कि रिलायंस लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के या रिलायंस लिमिटेड के ये हमारे अकाउंट्स हैं। सो मुकेश अंबानी और रिलायंस लिमिटेड जो है दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। कंपनी और उसका जो मेंबर है वो दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। Law also recognize that even if a person holds virtually all the shares, the right and obligation of a company shall be different from its members. कहने का मतलब ये है कि शेयर होल्डर चाहे जितने भी शेयर कंपनी के खरीद ले वो हमेशा अलग ही रहेगा कंपनी से। सो द कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है उसके मेंबर से, उसके शेयर होल्डर से वो डिफरेंट है। एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी उसने गेन कर ली है। Although हम ये कहते हैं कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स who have an interest in its assets, चाहे कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स है, मतलब मेंबर्स का ग्रुप है जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी की एसेट्स में, बट द मोमेंट इज इट इनकॉर्पोरेटेड इट एज्यूम्स अ सेपरेट आइडेंटिटी दैन दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट हुई उसकी एक अलग कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बन जाती है, एक तरीके से उसकी अलग इमेज बन जाती है अपने मेंबर से बिल्कुल ही अलग हटके। Now I will explain this concept of separate legal identity या separate legal entity with the help of an example. Here I will discuss the case of Solomon versus Solomon and Company Limited. ये एक बहुत ही important case है जिसने एक तरीके से इस concept को उजागर किया, मतलब एक तरीके से इस concept का हमें पता इस एग्जाम्पल से ही इजीली चलता है और आप इसको आसानी से समझ पाएंगे इस कंसेप्ट को, सेपरेट लीगल एंटिटी को, इस केस के थ्रू। तो कमिंग ऑन द केस सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सोलोमन जो है एक ट्रेडर होता है शूज़ का, वो फॉर्म्ड अ कंपनी नेम्ड सोलोमन एंड कंपनी ऑफ विच ही हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स वर द मेंबर। मतलब उसने एक कंपनी क्रिएट करी सोलोमन एंड कंपनी जिसका वो खुद, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और उसके जो 4 सन्स थे वो जो है उसके मेंबर बने। लेटर उसने कंपनी को सेल आउट कर दिया 30,000 पाउंड्स में, इन कंसिडरेशन ऑफ विच कंपनी ने उसको 20,000 वर्थ ऑफ शेयर्स अलॉट किए एंड 10,000 वर्थ ऑफ डिबेंचर्स अलॉट किए। लेकिन कुछ टाइम विद इन अ ईयर आप कह सकते हैं कि कंपनी जो है वाउंड अप हो गई। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट बियर द फाइनेंशियल लॉसेज, या कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से कंपनी जो है बंद हो गई।
तो उस टाइम पे ये इशू अराइज हुआ कि कंपनी तो बंद हो गई, अब जो आउटसाइडर पार्टीज थी उनको पैसा कौन देगा। तो जो वैल्यू थी एसेट्स की उस टाइम पे जब कंपनी का दिवालिया निकल गया वो इनसफिशिएंट थी, मतलब एसेट्स हमारी कम थी, लाइबिलिटीज ज़्यादा थी। तो एसेट कम थी तो लाइबिलिटीज़ को एक तरीके से हम कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उस टाइम पर जो कंपनी की सिचुएशन थी, उस टाइम पर जो कंपनी के स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स था वो क्या था। एसेट्स थे हमारे £6,000, लाइबिलिटीज़ थी जो कि डिबेंचर होल्डर उसका सोलोमन जो है था, उसको मैंने अभी बताया कि उसको £10,000 जो हैं दिए गए थे एज अ डिबेंचर और 20,000 शेयर्स थे उसके पास। तो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर है यानी सोलोमन है उसके 10,000 भी देने हैं कंपनी को, साथ ही साथ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के 7,000 देने हैं, तो टोटल हो गई 17,000। बट यहाँ पर जो हमारी एसेट है वो कितनी है, 6,000। तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने क्लेम किया कि प्रायोरिटी देनी चाहिए क्रेडिटर्स को, यानी उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डिबेंचर होल्डर जो कि था सोलोमन। वो क्या उनका ये कहना क्यों था, उनका मानना था कि जो सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी है, तो जो सोलोमन एंड कंपनी है वो एक ही आइडेंटिटी है। तो यहाँ डिबेंचर होल्डर जो था सोलोमन था, तो यहाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने बेसिकली ये कहा कि जो सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी है वो एक ही है, तो हमें प्रायोरिटी दो, यानी हमें सबसे पहले पेमेंट की जाए, बाद में डिबेंचर होल्डर्स को। बट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट जो आइडेंटिटी है सोलोमन एंड कंपनी की वो सेपरेट है फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो एसेट्स जो बचे हैं सबसे पहले उनसे किसकी पेमेंट होगी, डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट होगी, इनसिक्योर क्रेडिटर की बाद में होगी। तो वर्डिक्ट This verdict testifies to the fact that even if an individual has all or almost all the shares of the company, from the viewpoint of a law, the identity of the company is separate from that of individual. अभी मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बोली है सेपरेट लीगल एंटिटी में कि चाहे एक शेयर होल्डर्स के पास कितने भी शेयर्स हों कंपनी के, उसको उसकी जो आइडेंटिटी है वो कंपनी की आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग है। तो इस केस के थ्रू हमने ये सेटिस्फाई कर दिया कि कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो सेपरेट होती है फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। Hope you all have understood the concept of separate legal entity. Now, let's talk about the topic lifting the corporate veil. कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है, यहाँ पर व्हील का मतलब होता है टू कवर, या कह सकते हैं हिंदी में पर्दा गिराना, किसी की गलती पर पर्दा गिराना। सो कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल कंसेप्ट दैट सेपरेट्स द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द एक्शन ऑफ शेयर होल्डर। या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। अब वो कैसे, अब सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट में होता क्या है, एक कंपनी डिफरेंट होती है अपने मेंबर्स से, शेयर होल्डर से, डायरेक्टर से, एम्प्लॉयज से। तो जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है, डायरेक्टर्स या मेंबर्स के हाथ में। बट आइडेंटिटी किसकी है, कंपनी की। नेम किसका है, कंपनी का। राइट्स किसके हैं, कंपनी के। तो होता क्या है, डायरेक्टर अपने फ्रॉडुलेंट पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए इस कंसेप्ट जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी उसका सहारा लेते हैं। So Solomon and Solomon Company Limited is the best example which I have already explained you in the previous slides, in which due to this concept Solomon as a member is responsible for all the losses and also for the company wound up. But law क्या मानती है कि कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग होते हैं। So we can say that कि separate legal entity hides the real culprit, that is ultimate controller of the firm. Such concept is known as corporate veil. So in order to overcome this, a corporate veil is lifted up by the law on the orders of National Company Law Tribunal to hold the director or functionaries जो liable हैं अपने fraudulent actions के लिए, and this concept is known as piercing the corporate veil या lifting the corporate veil. या हम सिंपल वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि द लॉ डिसरिगार्ड्स द सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल।
यहाँ पर लॉ क्या करती है, इस सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल को टोटली डिसरिगार्ड करती है और उन रियल कल्प्रिट को पनिश करती है। और ये एक्ट जो है लॉ लॉ के द्वारा किया जाता है, बाय द कोर्ट किया जाता है, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द जस्टिस एंड सोसाइटी इंटरेस्ट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गोवर, कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का मीनिंग है वेयर द लॉ डिसरिगार्ड्स द कॉर्पोरेट एंटिटी, जहाँ पर लॉ ने एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को टोटली डिसरिगार्ड किया एंड पेड रिगार्ड इंस्टेड टू द इंडिविजुअल मेंबर बिहाइंड द लीगल फिकेट। यानी जो रियल कल्प्रेट्स थे, यानी उस कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स, उनको एक तरीके से उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि उनको पनिश किया जा सके। और इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, लिफ्टिंग द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। Now, the corporate wheel is lifted by law under following situation, और वो situation को दो parts में divide किया गया है, under statutory provisions या under judicial interpretation। कहने का मतलब ये है कुछ exception है इस principle की, principle यानी lifting the corporate wheel की, और वो exceptions हम two heads के under study करेंगे, under statutory provision and under judicial interpretations। कमिंग नेक्स्ट इज अंडर स्टेचूटरी प्रोविजंस। अब इंडियन कंपनीज एक्ट ने कुछ एक्सप्रेस कंडीशंस डिफाइन की गई हैं अंडर विच द कॉर्पोरेट व्हील में बी लिफ्टेड फ्रॉम अ कंपनी, और वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टेचूटरी लिमिट्स। इफ एट एनी टाइम, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में सात जो मैक्सिमम नंबर होता है 7 होता है, उससे सॉरी मिनिमम नंबर होता है वो 7 होता है, तो उससे अगर कम मेंबर्स हुए, या प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स देयर शुड बी 2, अगर उससे कम हो, 2 से कम हो, तो उस केस में कंपनी, और फिर भी कंपनी जो है उस केस में बिजनेस कैरी ऑन कर रही है फॉर मोर देन 6 मंथ, तो हर इंडिविजुअल जिसको ये चीज़ पता है कंपनी की और वो इस इफेक्ट से अवेयर है, तो वो इंडिविजुअल जो है लाइबल होगा फॉर पेइंग द टोटल डेट्स ऑफ द कंपनी। तो हेयर द लॉ कैन लिफ्ट अप द कॉर्पोरेट व्हील। नेक्स्ट वन इज investigating the fraudulent trading. If इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर ये पता चलता है कि जो कंपनी है वो कोई ऐसा बिजनेस कैरी ऑन कर रही थी जिसका पर्पस क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना था, या कोई ऐसे फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए ही वो एस्टैब्लिश की गई थी, तो जो ट्रिब्यूनल है वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है और उन पर्सन्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है जो कि इस एक्ट में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे, यानी वो पर्सनली लाइबल भी हो सकते हैं फॉर द डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन इज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनी नेम। अगर कंपनी का नेम या एड्रेस उस of its registered office has not been properly and clearly written on any document, any contract, then जो पर्सन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं इस कार्य के लिए, उनको वो पर्सन्स पर्सनली लाइबल होंगे फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ सच एक्ट। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी ऑनरशिप। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कॉरपोरेट व्हील को लिफ्ट अप कर सकती है और ये पता लगा सकती है, ये ऑर्डर दे सकती है कि वो वन से ज़्यादा, मतलब वन और मोर इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट कि कौन पर्सन्स हैं जो एक्चुअली उस फर्म को कंट्रोल कर रहे हैं या उस फर्म की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी। एक लाइबिलिटी है कंपनी की दैट इट मस्ट रिटर्न ऑल मनी रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट्स ऑफ शेयर हु आर नॉट अलॉटेड द शेयर। अगर वो मनी रीपे नहीं की गई विद इन 130 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द एप्लीकेंट्स, जिनको अभी शेयर अलॉट नहीं किए गए, तो जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जो इंडिविजुअली जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, दे ऑल आर हेल्ड लाइबल फॉर सच एन एक्ट, और वहाँ पर ट्रिब्यूनल जो है ये कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट अप कर सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में
कंपनी के, और क्योंकि प्रोस्पेक्टस में अगर कोई मिस स्टेटमेंट होगी तो वहाँ पर, क्योंकि पब्लिक जो है वो शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए सब्सक्रिप्शंस देती हैं, तो वो प्रोस्पेक्टस को देखकर ही देती हैं। तो अगर कोई मिस स्टेटमेंट हुई है प्रोस्पेक्टस में, तो जो भी डायरेक्टर, प्रमोटर या पर्सन जिन्होंने भी प्रोस्पेक्टस को इशू किया है, वो पर्सनली लायबल होंगे उन सभी एक्सपेंसेस के लिए। Although there are numerous situations जहाँ पर ट्रिब्यूनल को पावर दी गई है बाय द लॉ टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील ऑफ द कंपनी, बट कुछ ऐसी सिचुएशन भी हैं दैट आर लिमिटेड बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी स्ट्रेच टू फार। तो कुछ ऐसी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, वो क्या है? पहली है प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू। अगर कुछ कंपनीज या कंपनी फॉर्म हुई है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इवेडिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स चोरी के लिए ही बनी है, बी इट can be income tax, sales tax, debt, wealth tax, etc. So the law has empowered the tribunal to lift up the corporate wheel and moreover hold that members liable for the responsibilities of that company. Next one is prevention of fraud and improper conduct. If a company conduct its affair in a fraudulent and improper manner, अगर कोई कंपनी अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर रही है इन अ फ्रॉडुलेंट एंड improper manner, तो उस केस में ट्रिब्यूनल हैज़ द पावर टू इग्नोर द सेपरेट एंटिटी ऑफ द कंपनी एंड ट्रीट द कंपनी एंड इट्स मेंबर एज अ वन एंटिटी। अगर वन एंटिटी मान रही है, यानी यहाँ पर वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट अप कर सकती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी करेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल हैज़ द पावर टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील टू डिटरमाइन द एनिमी करेक्टर ऑफ द कंपनी, ये जानने के लिए कि कौन उस कंपनी के रियल प्रमोटर्स हैं। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्टली यू शुड अंडरस्टैंड अ केस, उससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। द केस इज डायमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर क्या है, ए कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है इंग्लैंड में, लेकिन उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो हैं जर्मन नेशनल्स के। तो दो अलग अलग कंट्री होगी, इंग्लैंड और जर्मन। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जर्मनी और इंग्लैंड के बीच, द पर्सन इन डिफेक्टो कंट्रोल ऑफ द कंपनी, मतलब कि ये है कि जो इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर हैं वो हॉस्टाइल अलाइंस हो गए, और फॉरेन एनिमीज कह सकते हो आप, हॉस्टाइल अलाइंस का मतलब फॉरेन एनिमीज हो गए, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हुआ, वार हो गई। तो यहाँ के जो जर्मन के जो उसके शेयर होल्डर्स थे और डायरेक्टर्स थे, वो क्या बन गए, उसके फॉरेन एनिमीज बन गए। तो एंड द कंपनी वॉज डिक्लेयर टू बी अ कंपनी ऑफ हॉस्टाइल अलायंस। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर केस फाइल किया टू रिकवर द ट्रेड डेट। तो कोर्ट ने केस को डिसमिस करते हुए ये कहा, सिंस द कंपनी वॉज कंट्रोल्ड बाय हॉस्टाइल अलायंस, तो इट वॉज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट दैट द कंपनी ऑपरेटेड इन द कंट्री। सो हेयर द ट्रिब्यूनल कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील, ये जानने के लिए कि कंपनी का रियल फेस क्या है या उसको, उसके अफेयर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।